बहुत समय पहले एक विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक मोहन नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। गांव वालों, मुझे लगता है पेड़ के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले मोहन की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर ये शक्ति फटेगी तो सबका विनाश हो जाएगा। मोहन बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और उस पर के आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस पेड़ से सभी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का आदमी था। वो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? वो वहां जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ की याद आती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस पेड़ को देख कर आऊं? आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल डरता हुआ उस पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। गोपाल वो पेड़ के फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत होती थी। गांव वाले कहते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तप करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। कृपया तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। जी मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर कृपया करके मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये बिल्कुल सही था। गोपाल जादुई पेड़ से पूछता है, जादुई पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?
कुछ बोलो तो सही। मुझे एक जूता चाहिए, कृपया मुझे एक जूता दे दो। जादुई पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कोई जवाब नहीं देता है। तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो गए हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल वहीं बैठा कई घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा था, वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था। उस नदी में कई सालों से राक्षस उन्हीं चीजों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डालकर गए, उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी और मैं मुरझा जाऊंगा। ये सुन गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं। तुम मुझे ये बताओ, मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक तलवार दिखेगा। उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बाहर कैसे आएगा? वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में तुम्हें उस पर वो तलवार चला देना होगा और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। गोपाल मान जाता है और 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने रूप में आ गया। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हारे लिए नए जूते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। गोपाल जूते पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहता था। सुरेश की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत परेशान करते थे। सुरेश 10वीं का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करता। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय राम, घर का इतना काम पड़ा है और इस लड़के को किसी चीज की चिंता ही नहीं। बस बैग टांगे चल दिया। अरे घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, फिर जाइयो स्कूल। माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर देर से पहुँचा तो अध्यापक जी मुझे कक्षा से निकाल देंगे और परीक्षा भी नहीं देने देंगे। तो मैं क्या करूं? परीक्षा देकर कौन सा डॉक्टर या वकील बनना है? आया बड़ा परीक्षा देने वाला। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो और काम भी दे दूंगी। सुरेश जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले तो अध्यापक सुरेश को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देता, लेकिन सुरेश की विनती करने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि सुरेश एक होनहार छात्र था और अध्यापक को उसके घर की स्थिति का भी अंदाजा था। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी शहर से आते हैं।
पिताजी के सामने सुरेश की माँ उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उस दिन उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उन्हें शाम तक लौट कर आना था। ओ कामचोर, यूं ही पड़ा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जब से तेरा बाप यहाँ आया है बहुत ऐश हो रही है तेरी। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मौका मिला है आराम करने का। चल उठ और जल्दी से लग जा अपने काम पर और अपने पिताजी के आने से पहले काम खत्म कर दे। माँ, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, तभी मैं दवा ले सकूंगा। अच्छा, अपने बाप के आने पर मुझे रौब दिखा रहा है। तुझे पता है ना, पिताजी ने तो वापस शहर चले जाना है। उसके बाद तूने हम लोगों के साथ ही रहना है। तब देखियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। यदि उस सब से बचना चाहता है तो चल जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर। सुरेश तपते बुखार में भी उठकर काम करने लगता है। इतने में सुरेश का भाई, जो एकदम आवारा था, वहां आता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मेरे लाल, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे भी एक परोठा दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बुखार भी तेज हो रहा है। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और ये क्या खाना खाना लगा रखा है? अंदर कल रात की 2 रोटी रखी है, उन्हें खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। सुरेश के पिताजी ये सब देख और सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चुपचाप सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश बेटा, तुम इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसी तकलीफ पिताजी? मैंने तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार देखा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें लेकर निश्चिंत था। लेकिन आज जब मैं अचानक घर आया तो मैंने तुम्हारी माँ और भाई का तुम्हारे प्रति व्यवहार देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। वे मेरे माँ और भाई हैं। वो मुझे पराया समझते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को अपना समझता हूँ ना। मेरा विश्वास है कि एक दिन उन लोगों का मेरी प्रति व्यवहार जरूर बदलेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाते हैं। पिताजी उसे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। उस झोपड़ी में एक संदूक रखा था। पिताजी उस संदूक में से एक तवा निकालते हैं। बेटा, तुम्हारा साफ दिल देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का दिया एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये तवा तुम रखो। पर पिताजी, मैं इस तवे का क्या करूँगा? मेरे पास ना तो आटा है और ना ही मुझे रोटी बनाना आता है। बेटा, ये कोई आम तवा नहीं है, ये एक जादुई तवा है जिससे तुम किसी भी तरह की रोटी या पराठा मान सकते हो। इसके लिए तुम्हें आटा या तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे गोभी का पराठा चाहिए। पिताजी के इतने कहते ही उन्हें गोभी का पराठा मिल जाता है। सुरेश बड़े चाव से वो पराठा खाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद पिताजी सुरेश को उसका मनपसंद पराठा लेने को कहते हैं। मुझे एक आलू का पराठा और एक पनीर का पराठा चाहिए। सुरेश को उसकी पसंद के पराठे मिलते हैं। सुरेश बड़े चाव से उन्हें खाता है। बेटा, ये तवा इस झोपड़ी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये झोपड़ी तुम्हारे दादाजी ने एक साधु के लिए बड़े प्यार से बनाई थी और उस साधु ने तुम्हारे दादाजी को ये तवा आशीर्वाद के रूप में दिया था। लेकिन यदि ये तवा इस झोपड़ी से बाहर निकला तो इसका जादू उल्टा पड़ने लगेगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं इससे बने परोठे गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर सकूं? लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता रहूंगा। तुम उन पैसों का उपयोग क्यों नहीं करते? वो असल में... क्या बात है बेटा? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? पिताजी, वो पैसे तो माँ और भाई ले लेते हैं। मैंने अभी तक स्कूल की फीस भी नहीं भरी, जिसकी वजह से मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा
और फिर मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? ठीक है बेटा। सुरेश अपने पिताजी के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी शहर वापस चले जाते हैं। सुरेश की माँ उसके साथ फिर वही दुर्व्यवहार करने लगती है। लेकिन अब सुरेश में बहुत बदलाव आ चुका था। वो फटाफट घर का सारा काम खत्म करके चुपके से झोंपड़ी में जाता। मुझे 4 गोभी के परोठे चाहिए। तवे पर तुरंत ही गर्मा गर्म 4 गोभी के पराठे आ जाते हैं। सुरेश उन्हें लेकर गांव में निकला और 4 व्यक्तियों को उसने वो पराठे बेचे, जिससे उसे प्रत्येक पराठे के 20 रुपए यानी कुल 80 रुपए मिले। सुरेश ने घर जाके चुपचाप रुपए अपनी अलमारी में छुपा दिए। अब सुरेश प्रतिदिन उस झोंपड़ी में जाता। मुझे 6 परोठे आलू के और 6 परोठे पनीर के चाहिए। तवा सुरेश को गर्मा गर्म पराठे दे देता है। सुरेश वो पराठे लेकर गांव में जाकर बेचता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सुरेश के पराठों का गांव में बहुत नाम होने लगा था। एक दिन सुरेश का सौतेला भाई उसे पराठे बेचते देख लेता है। ये सुरेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतने सारे परोठे बेचने के लिए लेकर आया है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ को जाकर बताता हूँ। माँ, जानती हो आज मैंने बाजार में क्या देखा? अरे क्या हुआ? कोई भूत वो देख लिया क्या? अरे माँ, क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? मैंने तो उस सुरेश के बच्चे को परोठे बेचते देखा है। तू तो जाके अपने दिमाग का इलाज करा। उसके पास इतने पैसे हैं जो पराठे खरीद सके और बेच सके। तूने किसी और को देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो चलो अभी आप मेरे साथ बाजार चलो और अपनी आंखों से देखो, वो अभी भी बाजार में परोठे बेचता है। माँ और भाई दोनों बाजार जाते हैं, जहाँ सुरेश अभी पराठे बेच रहा था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चल अभी चलकर इसकी खबर लेती हूँ। नहीं माँ, यहीं रुको। हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाता है। सुरेश बाजार में पराठे बेचने के बाद झोंपड़ी की ओर जाता है। सुरेश की माँ और भाई उसका चुपके से पीछा करते हैं। सुरेश झोंपड़ी में जाके तवे से और पराठे मांगता है। सुरेश की माँ और भाई खिड़की से सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई तवे का कमाल है। चलो माँ, चलकर हम ये तवा चुरा लेते हैं। यदि हमारे पास ये तवा आ जाए तो हम भी परोठे बेचकर अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं। माँ को भाई की बात जंचती है। जैसे ही सुरेश झोंपड़ी से बाहर जाता है, दोनों मौका पाकर तवा चुरा लेते हैं। वे लोग तवे को अपने घर ले जाते हैं। ए तवे, चल जल्दी से 4 आलू के पराठे दे हमको। माँ और भाई पराठे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये क्या, इसमें तो चूहे निकल आए। सुरेश की माँ और भाई बहुत डर जाते हैं। वे किसी तरह चूहों को भगाते हैं। माँ, चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। हमें 4 गोभी के पराठे दे। इस बार उस तवे से एक सांप निकल आता है और वो सुरेश के भाई को काट लेता है। सुरेश की माँ तवा लेकर तुरंत झोंपड़ी की तरफ भागती है। सुरेश, सुरेश, बेटा अपने भाई को बचा ले बेटा। माँ रोते रोते सुरेश को सारी बात बता देती है। वो सुरेश से अपने व्यवहार की माफी मांगती है। सुरेश जल्दी से घर जाकर अपने भाई को अस्पताल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। सुरेश की माँ और भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुरेश के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके बाद भी सुरेश ने अपने भाई को बचाया। इसके बाद सुरेश की माँ और भाई का सुरेश के प्रति व्यवहार बदल जाता है और अब वे लोग सुरेश से बहुत प्यार करते हैं। सुरेश भी जादुई तवे की सहायता से पराठे बेचने का काम करता है और अच्छे पैसे कमाता है, जिनसे वो अपनी माँ और भाई की जरूरतें पूरी करता और अपनी पढ़ाई का खर्च भी करता। एक गांव में एक औरत टमाटर बेचने का काम करती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा रोज सवेरे गांव के बाहर लगने वाली बड़ी सब्जी मंडी में जाके ताजे ताजे लाल टमाटर लाती और उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचती। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर, टमाटर ले लो। अरे मीरा, जरा आधा किलो टमाटर तो तोल दे। सिर्फ आधा किलो? आधा किलो में क्या होता है दीदी, कम से कम 1 किलो तो लो।
ताजे ताजे लाल टमाटर है, बच्चों को खिलाओगी तो टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। मीरा आगे चल पड़ती है। अरे मीरा बहन, जरा 1 किलो टमाटर तो तोल देना। क्यों नहीं भाई साहब, अभी लो। मीरा उस आदमी को 1 किलो टमाटर देके आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव में घूमते घूमते उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं और वो खाली टोकरा लिए घर आ जाती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो मैं जल्दी ही एक बड़ी दुकान खोल सकती हूँ। मीरा अपनी एक बड़ी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी, जिसके लिए वो पैसे जोड़ रही थी। अगले दिन मीरा जब सब्जी मंडी जाती है टमाटर खरीदने, तो उसे नजर एक दुकान के बाहर लगे टमाटर के ढेर पर पड़ी। टमाटर दिखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। भैया, ये टमाटर कैसे हैं? इन्हें अलग से क्यों रखा हुआ है? बहन, ये टमाटर कुछ दिन पुराने हैं, ताजे नहीं। मैं इन्हें छटाई करके अलग निकाल देता हूँ। यदि किसी को कम कीमत पर ये टमाटर चाहिए होते हैं तो उसे दे देता हूँ, नहीं तो फेंक देता हूँ। यदि मुझे 20 किलो खरीदने हो तो कितने के पड़ेंगे? 20 किलो 300 रुपए में दे दूंगा। मैं ताजे टमाटर खरीदती हूँ जो मुझे 500 रुपए में 20 किलो के मिलते हैं, और यदि मैं ये कुछ पुराने टमाटर खरीदूं तो ये मुझे 300 रुपए में पड़ेंगे, जिसमें मुझे 200 रुपए का फायदा, और फिर मैं इन टमाटर को उस दाम पर बेचूंगी जिस पर मैं ताजे टमाटर बेचती हूँ, तो मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं जल्दी ही अपनी बड़ी सी दुकान खोल सकूंगी। भैया, मुझे ये 20 किलो टमाटर दे दो। दुकानदार से मीरा 20 किलो टमाटर खरीद लेती है और गांव जाकर उसी दाम पर बेचती है जिस दाम पर वो पहले टमाटर बेचती थी। टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर। लाल लाल टमाटर खाओगे तो लाल जैसे हो जाओगे। ले लो टमाटर। अरे ओ मीरा, जरा 1 पाव टमाटर तो दे दे। क्या माँ जी, बस 1 पाव? कम से कम 1 किलो तो ले लो। अच्छा चल, एक काम कर, आधा किलो कर दो। मीरा बूढ़ी औरत को वो पुराने टमाटर उसी दाम में बेचती है जिस पर वो पहले बेचा करती थी। उस दिन भी मीरा को सभी टमाटर अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। वो घर आकर पैसे गिनती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है, और पुराने टमाटर खरीदकर कुछ और पैसे भी बच गए। अब तो मैं जल्दी ही एक बड़ी सी दुकान की मालकिन बन जाऊंगी। मीरा के मन में लालच घर कर गया था। अब वो प्रतिदिन मंडी से पुराने टमाटर कम दाम पर खरीदकर गांव में अच्छे दामों पर बेचती, जिससे उसके पास पैसों की खूब बचत होती। एक दिन एक औरत मीरा से उसके टमाटर की शिकायत करती है। अरे ओ मीरा, आजकल कैसे टमाटर लाती है तू? ना उसमें रस है और ना ही स्वाद। टमाटर काटो तो कुछ बदबू भी आती है, जैसे पुराने टमाटर हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मंडी से एकदम बढ़िया ताजे टमाटर लाती हूँ। आप तो बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरे पास उत्तम टमाटर है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। धीरे धीरे लोग इसी तरह मीरा से उसके टमाटरों की शिकायत करने लगते हैं। वो उनसे भला बुरा कहती। एक दिन, टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे टमाटर, चली जाओ यहाँ से। मंडी से सड़े गले टमाटर लाकर बेचती हो और कहती हो ताजे ताजे टमाटर। जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर बेचना सड़े गले टमाटर। मीरा वापस घर आ जाती है। अब जब भी मीरा टमाटर बेचने जाती, लोग उसे टमाटर नहीं खरीदते, उल्टा उसे भला बुरा कहते। धीरे धीरे मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मंडी से पहले की तरह ताजे टमाटर खरीद कर लाती है। टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे बड़ी बेशरम हो तुम, फिर से वापस आ गई। तुमसे कहा था ना, कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है। मंडी से पुराने सड़े गले टमाटर खरीदकर आप लोगों को उचित दाम पर बेचती थी। मैं एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी और इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था।
और अपने लालच में मैंने अपने लोगों के साथ छल किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं ताजे टमाटर ही बेचूंगी। आप चाहे तो चक्कर देख लीजिए। गांव के कुछ लोग मीरा के लाए टमाटर चक्कर देखते हैं। हाँ, ये टमाटर तो ताजे हैं, लेकिन याद रखना, यदि फिर कभी तुमने हमारे साथ छल किया तो कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सब लोग मीरा से टमाटर खरीदते हैं और मीरा खुशी खुशी घर वापस आ जाती। बहुत समय पहले एक विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक मोहन नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। गांव वालों, मुझे लगता है पेड़ के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले मोहन की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर ये शक्ति फटेगी तो सबका विनाश हो जाएगा। मोहन बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और उस पर के आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस पेड़ से सभी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का आदमी था। वो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? वो वहां जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ की याद आती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस पेड़ को देख कर आऊं? आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल डरता हुआ उस पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। गोपाल वो पेड़ के फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत होती थी। गांव वाले कहते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तप करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। कृपया तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। जी मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के।
इसे लेते जाओ और जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर कृपया करके मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये बिल्कुल सही था। गोपाल जादुई पेड़ से पूछता है, जादुई पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोलो तो सही। मुझे एक जूता चाहिए, कृपया मुझे एक जूता दे दो। जादुई पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कोई जवाब नहीं देता है तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो गए हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल वहीं बैठा कई घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा था वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था। उस नदी में कई सालों से राक्षस उन्हीं चीजों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डालकर गए, उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी और मैं मुरझा जाऊंगा। ये सुन गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं। तुम मुझे ये बताओ, मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक तलवार दिखेगा। उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बाहर कैसे आएगा? वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में तुम्हें उस पर वो तलवार चला देना होगा और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। गोपाल मान जाता है और 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने रूप में आ गया। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हारे लिए नए जूते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। गोपाल जूते पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहता था। सुरेश की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत परेशान करते थे। सुरेश 10वीं का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करता। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय राम, घर का इतना काम पड़ा है और इस लड़के को किसी चीज की चिंता ही नहीं। बस बैग टांगे चल दिया। अरे घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, फिर जाइयो स्कूल। माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर देर से पहुँचा तो
अध्यापक जी मुझे कक्षा से निकाल देंगे और परीक्षा भी नहीं देने देंगे। तो मैं क्या करूं? परीक्षा देकर कौन सा डॉक्टर या वकील बनना है? आया बड़ा परीक्षा देने वाला। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो और काम भी दे दूंगी। सुरेश जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले तो अध्यापक सुरेश को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देता, लेकिन सुरेश के विनती करने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि सुरेश एक होनहार छात्र था और अध्यापक को उसके घर की स्थिति का भी अंदाजा था। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी शहर से आते हैं। पिताजी के सामने सुरेश की माँ उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उस दिन उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उन्हें शाम तक लौट कर आना था। ओ कामचोर, यूं ही पड़ा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जब से तेरा बाप यहाँ आया है बहुत ऐश हो रही है तेरी। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मौका मिला है आराम करने का। चल उठ और जल्दी से लग जा अपने काम पर और अपने पिताजी के आने से पहले काम खत्म कर दे। माँ, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, तभी मैं दवा ले सकूंगा। अच्छा, अपने बाप के आने पर मुझे रौब दिखा रहा है? तुझे पता है ना, पिताजी ने तो वापस शहर चले जाना है। उसके बाद तूने हम लोगों के साथ ही रहना है। तब देखियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। यदि उस सब से बचना चाहता है तो चल जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर। सुरेश तपते बुखार में भी उठकर काम करने लगता है। इतने में सुरेश का भाई, जो एकदम आवारा था, वहां आता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मेरे लाल, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे भी एक परोठा दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बुखार भी तेज हो रहा है। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और ये क्या खाना खाना लगा रखा है? अंदर कल रात की 2 रोटी रखी है, उन्हें खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। सुरेश के पिताजी ये सब देख और सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चुपचाप सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश बेटा, तुम इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसी तकलीफ पिताजी? मैंने तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार देखा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें लेकर निश्चिंत था। लेकिन आज जब मैं अचानक घर आया तो मैंने तुम्हारी माँ और भाई का तुम्हारे प्रति व्यवहार देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। वे मेरे माँ और भाई हैं। वो मुझे पराया समझते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को अपना समझता हूँ ना। मेरा विश्वास है कि एक दिन उन लोगों का मेरी प्रति व्यवहार जरूर बदलेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाते हैं। पिताजी उसे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। उस झोपड़ी में एक संदूक रखा था। पिताजी उस संदूक में से एक तवा निकालते हैं। बेटा, तुम्हारा साफ दिल देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का दिया एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये तवा तुम रखो। पर पिताजी, मैं इस तवे का क्या करूँगा? मेरे पास ना तो आटा है और ना ही मुझे रोटी बनाना आता है। बेटा, ये कोई आम तवा नहीं है, ये एक जादुई तवा है जिससे तुम किसी भी तरह की रोटी या पराठा मान सकते हो। इसके लिए तुम्हें आटा या तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे गोभी का पराठा चाहिए। पिताजी के इतने कहते ही उन्हें गोभी का पराठा मिल जाता है। सुरेश बड़े चाव से वो पराठा खाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद पिताजी सुरेश को उसका मनपसंद पराठा लेने को कहते हैं। मुझे एक आलू का पराठा और एक पनीर का पराठा चाहिए। सुरेश को उसकी पसंद के पराठे मिलते हैं। सुरेश बड़े चाव से उन्हें खाता है। बेटा, ये तवा इस झोपड़ी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये झोपड़ी तुम्हारे दादाजी ने एक साधु के लिए बड़े प्यार से बनाई थी और उस साधु ने तुम्हारे दादाजी को ये तवा आशीर्वाद के रूप में दिया था। लेकिन यदि ये तवा इस झोपड़ी से बाहर निकला तो इसका जादू उल्टा पड़ने लगेगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा
और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं इससे बने परोठे गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर सकूं? लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता रहूंगा, तुम उन पैसों का उपयोग क्यों नहीं करते? वो असल में। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? पिताजी, वो पैसे तो माँ और भाई ले लेते हैं। मैंने अभी तक स्कूल की फीस भी नहीं भरी, जिसकी वजह से मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा और फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? ठीक है बेटा। सुरेश अपने पिताजी के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी शहर वापस चले जाते हैं। सुरेश की माँ उसके साथ फिर वही दुर्व्यवहार करने लगती है। लेकिन अब सुरेश में बहुत बदलाव आ चुका था। वो फटाफट घर का सारा काम खत्म करके चुपके से झोंपड़ी में जाता। मुझे 4 गोभी के परोठे चाहिए। तवे पर तुरंत ही गर्मा गर्म 4 गोभी के पराठे आ जाते हैं। सुरेश उन्हें लेकर गांव में निकला और 4 व्यक्तियों को उसने वो पराठे बेचे, जिससे उसे प्रत्येक पराठे के 20 रुपए यानी कुल 80 रुपए मिले। सुरेश ने घर जाके चुपचाप रुपए अपनी अलमारी में छुपा दिए। अब सुरेश प्रतिदिन उस झोंपड़ी में जाता। मुझे 6 परोठे आलू के और 6 परोठे पनीर के चाहिए। तवा सुरेश को गर्मा गर्म पराठे दे देता है। सुरेश वो पराठे लेकर गांव में जाकर बेचता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सुरेश के पराठों का गांव में बहुत नाम होने लगा था। एक दिन सुरेश का सौतेला भाई उसे पराठे बेचते देख लेता है। ये सुरेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए, जो इतने सारे परोठे बेचने के लिए लेकर आया है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ को जाकर बताता हूँ। माँ, जानती हो आज मैंने बाजार में क्या देखा? अरे क्या हुआ? कोई भूत वो देख लिया क्या? अरे माँ, क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? मैंने तो उस सुरेश के बच्चे को परोठे बेचते देखा है। तू तो जाके अपने दिमाग का इलाज करा। उसके पास इतने पैसे हैं जो पराठे खरीद सके और बेच सके। तूने किसी और को देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो चलो अभी आप मेरे साथ बाजार चलो और अपनी आंखों से देखो, वो अभी भी बाजार में परोठे बेचता है। माँ और भाई दोनों बाजार जाते हैं, जहाँ सुरेश अभी पराठे बेच रहा था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चल अभी चलकर इसकी खबर लेती हूँ। नहीं माँ, यहीं रुको। हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाता है। सुरेश बाजार में पराठे बेचने के बाद झोंपड़ी की ओर जाता है। सुरेश की माँ और भाई उसका चुपके से पीछा करते हैं। सुरेश झोंपड़ी में जाके तवे से और पराठे मांगता है। सुरेश की माँ और भाई खिड़की से सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई तवे का कमाल है। चलो माँ, चलकर हम ये तवा चुरा लेते हैं। यदि हमारे पास ये तवा आ जाए तो हम भी परोठे बेचकर अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं। माँ को भाई की बात जंचती है। जैसे ही सुरेश झोंपड़ी से बाहर जाता है, दोनों मौका पाकर तवा चुरा लेते हैं। वे लोग तवे को अपने घर ले जाते हैं। ए तवे, चल जल्दी से 4 आलू के पराठे दे हमको। माँ और भाई पराठे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये क्या, इसमें तो चूहे निकल आए। सुरेश की माँ और भाई बहुत डर जाते हैं। वे किसी तरह चूहों को भगाते हैं। माँ, चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। हमें 4 गोभी के पराठे दे। इस बार उस तवे से एक सांप निकल आता है और वो सुरेश के भाई को काट लेता है। सुरेश की माँ तवा लेकर तुरंत झोंपड़ी की तरफ भागती है। सुरेश, सुरेश, बेटा अपने भाई को बचा ले बेटा। माँ रोते रोते सुरेश को सारी बात बता देती है। वो सुरेश से अपने व्यवहार की माफी मांगती है। सुरेश जल्दी से घर जाकर अपने भाई को अस्पताल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। सुरेश की माँ और भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुरेश के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके बाद भी सुरेश ने अपने भाई को बचाया। इसके बाद सुरेश की माँ और भाई का सुरेश के प्रति व्यवहार बदल जाता है और अब वे लोग सुरेश से बहुत प्यार करते हैं। सुरेश भी जादुई तवे की सहायता से पराठे बेचने का काम करता है और अच्छे पैसे कमाता है,
जिनसे वो अपनी माँ और भाई की जरूरतें पूरी करता और अपनी पढ़ाई का खर्च भी करता। एक गांव में एक औरत टमाटर बेचने का काम करती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा रोज सवेरे गांव के बाहर लगने वाली बड़ी सब्जी मंडी में जाके ताजे ताजे लाल टमाटर लाती और उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचती। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर, टमाटर ले लो। अरे मीरा, जरा आधा किलो टमाटर तो तोल दे। सिर्फ आधा किलो? आधा किलो में क्या होता है दीदी, कम से कम 1 किलो तो लो। ताजे ताजे लाल टमाटर है, बच्चों को खिलाओगी तो टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। मीरा आगे चल पड़ती है। अरे मीरा बहन, जरा 1 किलो टमाटर तो तोल देना। क्यों नहीं भाई साहब, अभी लो। मीरा उस आदमी को 1 किलो टमाटर देके आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव में घूमते घूमते उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं और वो खाली टोकरा लिए घर आ जाती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो मैं जल्दी ही एक बड़ी दुकान खोल सकती हूँ। मीरा अपनी एक बड़ी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी, जिसके लिए वो पैसे जोड़ रही थी। अगले दिन मीरा जब सब्जी मंडी जाती है टमाटर खरीदने, तो उसे नजर एक दुकान के बाहर लगे टमाटर के ढेर पर पड़ी। टमाटर दिखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। भैया, ये टमाटर कैसे हैं? इन्हें अलग से क्यों रखा हुआ है? बहन, ये टमाटर कुछ दिन पुराने हैं, ताजे नहीं। मैं इन्हें छटाई करके अलग निकाल देता हूँ। यदि किसी को कम कीमत पर ये टमाटर चाहिए होते हैं तो उसे दे देता हूँ, नहीं तो फेंक देता हूँ। यदि मुझे 20 किलो खरीदने हो तो कितने के पड़ेंगे? 20 किलो 300 रुपए में दे दूंगा। मैं ताजे टमाटर खरीदती हूँ जो मुझे 500 रुपए में 20 किलो के मिलते हैं, और यदि मैं ये कुछ पुराने टमाटर खरीदूं तो ये मुझे 300 रुपए में पड़ेंगे, जिसमें मुझे 200 रुपए का फायदा, और फिर मैं इन टमाटर को उस दाम पर बेचूंगी जिस पर मैं ताजे टमाटर बेचती हूँ, तो मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं जल्दी ही अपनी बड़ी सी दुकान खोल सकूंगी। भैया, मुझे ये 20 किलो टमाटर दे दो। दुकानदार से मीरा 20 किलो टमाटर खरीद लेती है और गांव जाकर उसी दाम पर बेचती है जिस दाम पर वो पहले टमाटर बेचती थी। टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर। लाल लाल टमाटर खाओगे तो लाल जैसे हो जाओगे। ले लो टमाटर। अरे ओ मीरा, जरा 1 पाव टमाटर तो दे दे। क्या माँ जी, बस 1 पाव? कम से कम 1 किलो तो ले लो। अच्छा चल, एक काम कर, आधा किलो कर दो। मीरा बूढ़ी औरत को वो पुराने टमाटर उसी दाम में बेचती है जिस पर वो पहले बेचा करती थी। उस दिन भी मीरा को सभी टमाटर अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। वो घर आकर पैसे गिनती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है और पुराने टमाटर खरीदकर कुछ और पैसे भी बच गए। अब तो मैं जल्दी ही एक बड़ी सी दुकान की मालकिन बन जाऊंगी। मीरा के मन में लालच घर कर गया था। अब वो प्रतिदिन मंडी से पुराने टमाटर कम दाम पर खरीदकर गांव में अच्छे दामों पर बेचती, जिससे उसके पास पैसों की खूब बचत होती। एक दिन एक औरत मीरा से उसके टमाटर की शिकायत करती है। अरे ओ मीरा, आजकल कैसे टमाटर लाती है तू? ना उसमें रस है और ना ही स्वाद। टमाटर काटो तो कुछ बदबू भी आती है, जैसे पुराने टमाटर हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मंडी से एकदम बढ़िया ताजे टमाटर लाती हूँ। आप तो बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरे पास उत्तम टमाटर है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। धीरे धीरे लोग इसी तरह मीरा से उसके टमाटरों की शिकायत करने लगते हैं। वो उनसे भला बुरा कहती। एक दिन, टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे टमाटर, चली जाओ यहाँ से। मंडी से सड़े गले टमाटर लाकर बेचती हो और कहती हो ताजे ताजे टमाटर। जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर बेचना सड़े गले टमाटर। मीरा वापस घर आ जाती है। अब जब भी मीरा टमाटर बेचने जाती, लोग उसे टमाटर नहीं खरीदते, उल्टा उसे भला बुरा कहते। धीरे धीरे मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है।
वो मंडी से पहले की तरह ताजे टमाटर खरीद कर लाती है। टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे बड़ी बेशरम हो तुम, फिर से वापस आ गई। तुमसे कहा था ना कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है। मंडी से पुराने सड़े गले टमाटर खरीदकर आप लोगों को ऊंचे दाम पर बेचती थी। मैं एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी और इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था और अपने लालच में मैंने अपने लोगों के साथ छल किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं ताजे टमाटर ही बेचूंगी। आप चाहे तो चक्कर देख लीजिए। गांव के कुछ लोग मीरा के लाए टमाटर चक्कर देखते हैं। हाँ, ये टमाटर तो ताजे हैं, लेकिन याद रखना, यदि फिर कभी तुमने हमारे साथ छल किया तो कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सब लोग मीरा से टमाटर खरीदते हैं और मीरा खुशी खुशी घर वापस आ जाती। बहुत समय पहले एक विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहां लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक मोहन नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। गांव वालों, मुझे लगता है पेड़ के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले मोहन की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर ये शक्ति फटेगी तो सबका विनाश हो जाएगा। मोहन बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और उस पर के आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस पेड़ से सभी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का आदमी था। वो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? वो वहां जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ की याद आती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस पेड़ को देख कर आऊं? आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल डरता हुआ उस पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। गोपाल वो पेड़ के फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत होती थी। गांव वाले कहते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तप करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। कृपया तुम मेरे आसपास के जमीन
खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी, मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। जी, मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर कृपया करके मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये बिल्कुल सही था। गोपाल जादुई पेड़ से पूछता है, जादुई पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोलो तो सही। मुझे एक जूता चाहिए, कृपया मुझे एक जूता दे दो। जादुई पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कोई जवाब नहीं देता है तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो गए हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो। जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल वहीं बैठा कई घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा था वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था। उस नदी में कई सालों से राक्षस उन्हीं चीजों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डालकर गए उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी और मैं मुरझा जाऊंगा। ये सुन गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं। तुम मुझे ये बताओ मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक तलवार दिखेगा, उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बाहर कैसे आएगा? वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में तुम्हें उस पर वो तलवार चला देना होगा और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। गोपाल मान जाता है और 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने रूप में आ गया। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हारे लिए नए जूते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। गोपाल जूते पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहता था।
सुरेश की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत परेशान करते थे। सुरेश 10वीं का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करता। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय राम, घर का इतना काम पड़ा है और इस लड़के को किसी चीज की चिंता ही नहीं। बस बैग टांगे चल दिया। अरे घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, फिर जाइयो स्कूल। माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर देर से पहुँचा तो अध्यापक जी मुझे कक्षा से निकाल देंगे और परीक्षा भी नहीं देने देंगे। तो मैं क्या करूं? परीक्षा देकर कौन सा डॉक्टर या वकील बनना है? आया बड़ा परीक्षा देने वाला। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो और काम भी दे दूंगी। सुरेश जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले तो अध्यापक सुरेश को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देता, लेकिन सुरेश के विनती करने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि सुरेश एक होनहार छात्र था और अध्यापक को उसके घर की स्थिति का भी अंदाजा था। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी शहर से आते हैं। पिताजी के सामने सुरेश की माँ उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उस दिन उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उन्हें शाम तक लौट कर आना था। ओ कामचोर, यूं ही पड़ा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जब से तेरा बाप यहाँ आया है बहुत ऐश हो रही है तेरी। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मौका मिला है आराम करने का। चल उठ और जल्दी से लग जा अपने काम पर और अपने पिताजी के आने से पहले काम खत्म कर दे। माँ, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, तभी मैं दवा ले सकूंगा। अच्छा, अपने बाप के आने पर मुझे रौब दिखा रहा है? तुझे पता है ना, पिताजी ने तो वापस शहर चले जाना है। उसके बाद तूने हम लोगों के साथ ही रहना है। तब देखियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। यदि उस सब से बचना चाहता है तो चल जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर। सुरेश तपते बुखार में भी उठकर काम करने लगता है। इतने में सुरेश का भाई, जो एकदम आवारा था, वहाँ आता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मेरे लाल, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे भी एक परोठा दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बुखार भी तेज हो रहा है। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और ये क्या खाना खाना लगा रखा है? अंदर कल रात की 2 रोटी रखी है, उन्हें खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। सुरेश के पिताजी ये सब देख और सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चुपचाप सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश बेटा, तुम इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसी तकलीफ पिताजी? मैंने तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार देखा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें लेकर निश्चिंत था। लेकिन आज जब मैं अचानक घर आया तो मैंने तुम्हारी माँ और भाई का तुम्हारे प्रति व्यवहार देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। वे मेरे माँ और भाई हैं। वो मुझे पराया समझते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को अपना समझता हूँ ना। मेरा विश्वास है कि एक दिन उन लोगों का मेरे प्रति व्यवहार जरूर बदलेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाते हैं। पिताजी उसे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। उस झोपड़ी में एक संदूक रखा था। पिताजी उस संदूक में से एक तवा निकालते हैं। बेटा, तुम्हारा साफ दिल देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का दिया एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये तवा तुम रखो। पर पिताजी, मैं इस तवे का क्या करूँगा? मेरे पास ना तो आटा है और ना ही मुझे रोटी बनाना आता है। बेटा, ये कोई आम तवा नहीं है। ये एक जादुई तवा है, जिससे तुम किसी भी तरह की रोटी या पराठा मान सकते हो। इसके लिए तुम्हें आटा या तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे गोभी का पराठा चाहिए। पिताजी के इतने कहते ही उन्हें गोभी का पराठा मिल जाता है। सुरेश बड़े चाव से वो पराठा खाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद पिताजी सुरेश को उसका मनपसंद पराठा लेने को कहते हैं।
मुझे एक आलू का पराठा और एक पनीर का पराठा चाहिए। सुरेश को उसकी पसंद के पराठे मिलते हैं। सुरेश बड़े चाव से उन्हें खाता है। बेटा, ये तवा इस झोपड़ी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये झोपड़ी तुम्हारे दादाजी ने एक साधु के लिए बड़े प्यार से बनाई थी और उस साधु ने तुम्हारे दादाजी को ये तवा आशीर्वाद के रूप में दिया था। लेकिन यदि ये तवा इस झोपड़ी से बाहर निकला तो इसका जादू उल्टा पड़ने लगेगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं इससे बने परोठे